हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो रोज़ सुबह 4:30 AM पर आपको आ जाएगी। इसे रोज़ देखना है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा। पहले तो जो क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में है, क्वेश्चन बैंक में, उसे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपको NCERT से क्वेश्चन निकाल कर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन केवल जो बोर्ड में आया हुआ वही रिपीट नहीं करेगा, कुछ अलग से क्वेश्चन भी आएंगे। तो कंसेप्ट को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो 50% क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का ही आता है। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस सीरीज में हिंदी संस्कृत, इंग्लिश के तो बाद में रखेंगे, हिंदी संस्कृत मैथ साइंस सोशल साइंस सब विषय का ऑब्जेक्टिव अच्छे से आपको कंसेप्ट के साथ समझा कर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने फ़ायदा के लिए 1 बार हो सके 2 बार हो सके, जैसे आपको सहूलियत हो, ताकि आपको आदत हो जाए, अच्छे से पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपदा शुरू किए। आपदा एवं आपदा प्रबंधन एक छोटा एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आपदा क्या होती है? आपदा जब बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होती है, आपदा कहा जाता है। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा की क्षति को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। एक को कहते हैं प्राकृतिक आपदा, दूसरा कहते हैं मानव जनित आपदा। क्या बोल रहे हैं? एक को प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा को बोलते हैं मानव जनित या मानवकृत आपदा। मानव जनित या मानवकृत आपदा क्या होता है? प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्रकृति द्वारा घटित होती है, जैसे भूकंप हो गया। एग्जाम्पल पक्का याद रखना है। भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। लेकिन मान लीजिए दंगा हो गया, दंगा हो गया, आदमी कराएगा। ट्रेन दुर्घटना हो गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई, दंगा हो गया, ट्रेन दुर्घटना हो गई, आग लगी हो गई, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। तो प्राकृतिक और मानव जनित आपदा आप समझ लीजिए, और धीरे धीरे जो भी कंसेप्ट आएगा उसे हम बताते चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है समझिए। मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो क्या ठंडा पानी डालना चाहिए? मान लीजिए कोई अंग जल गया, तो क्या प्राथमिक उपचार क्या होता है? अस्पताल जाने से पूर्व मरीज को बचाने के लिए किया गया उपाय को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो क्या ठंडा पानी डालना चाहिए? हो सकता है गर्म पानी डालना चाहिए। नहीं, एक तो जला हुआ गर्म पानी डालेंगे और उसका क्या होगा? दर्द पीड़ा बढ़ जाएगी। अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार का मतलब हुआ अस्पताल जाने से पूर्व किया गया उपचार, तो अस्पताल पहुंचाना चाहिए, तो प्राथमिक उपचार नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। हाँ, ठंडा पानी डालना चाहिए। सही। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा हमारा ए। कह रहा है 26 दिसंबर 2000 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? सुनामी क्या होता है? जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? जब समुद्र के तली माने समुद्र के नीचे का हिलने लगता है, तो उससे क्या होता है? समुद्र के नीचे हिलने लगता है, तो इससे समुद्र का जल समुद्र के तट के बाहर चला जाता है, जिससे बहुत मात्रा में जन धन की हानि होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा। समुद्र की तली में उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं? समुद्र की तली में उत्पन्न कंपन को सुनामी कहते हैं। उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं? कंपन को सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है पूछेगा किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है?
जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। देखिए कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी। यह क्वेश्चन उल्टा भी करके पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आया था? तो आपको ध्यान रखना है डेट 26 दिसंबर 2004। अगला, बिहार के कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है? अच्छे से ध्यान रखना है, बिहार का जो है उत्तरी क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र को इस प्रकार, बिहार के क्षेत्र को कुछ दो भागों में बांटा गया है। यहाँ गंगा नदी जाती है, एक गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से जाती है, गंगा नदी जाती है, तो गंगा नदी के ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी बिहार कहा जाता है। अब गंगा नदी के नीचे के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिणी बिहार कहा जाता है। गंगा नदी के ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी बिहार कहा जाता है और गंगा नदी के नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी बिहार कहता है। उत्तरी बिहार, क्योंकि उत्तरी बिहार से आने वाली नदियाँ हिमालय की नदियाँ होती है। हिमालय की नदी में गर्मी में क्या होता है? बर्फ़ पिघलता है, जिसके कारण नदी में पानी रहता है, बर्फ़ पिघलने के कारण। और बरसात में पहले तो पानी है ही है, बरसात में और पानी आ जाती है, तो यहाँ क्या होती है? उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता रहता है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता रहता है। और दक्षिण बिहार में पानी, गर्मी के दिन में नदियों में पानी नहीं होती है, इसमें क्या होता है? हमेशा सुखाड़ पड़ता रहता है। तो आपको याद रखना है, उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, दक्षिण बिहार हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो उत्तरी बिहार किससे ग्रसित रहता है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो कौन सा? उत्तरी बिहार हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ क्या है? तो बताइए। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, तो प्रकृति द्वारा होता है, तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, फसल की बर्बादी होती है। जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत सारे फसल नष्ट हो जाते हैं, पशुओं को भी दिक्कत होती है, पशुओं की भी हानि होती है, क्योंकि पशु को रहने के लिए जगह नहीं होता है, कितना पशु भी बाढ़ के कारण उसकी जाने चली जाती है। भवनों का निर्माण होता है, हाँ, बाढ़ के कारण क्या होता है? बहुत सारे घर ढह जाते हैं, तो उपयुक्त सभी यानी चारों का दिक्कत होता है, बाढ़ के कारण सभी को हानि होती है। कह रहा है सूखा किस प्रकार का आपदा है? बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। अगला देखिए, नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता। जल अगर अधिक मात्रा में हो सकता है बाढ़ है। नदी के तली में अवसाद का जमा, मान लीजिए नदी के तली में मिट्टी जम गया, तो ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, छोटा। यहाँ मान लीजिए मिट्टी जम गया, मान लीजिए पहले पूरा था, तो पूरा पहले पानी हट रहा था, अब नीचे मिट्टी जम गया तो बाहर फैल जाएगा पानी, इसी को बाढ़ कहते हैं। तो ये भी का हो सकता है। और तीसरा है वर्षा की अधिकता। वर्षा की अधिकता, जब अधिक बारिश आएगा तो क्या होगा? नदियों में बाढ़ आएगा। इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से सभी रहता तो सभी मारते, लेकिन कह रहा है अब इनमें से कोई नहीं, तो तीन में सबसे अच्छा ऑप्शन मानना पड़ेगा। तो जल की अधिकता बाढ़ का प्रमुख कारण। आप देखिए कि बाढ़ मेन रूप से किसके कारण आता है? तो बाढ़ जब आता है मेन रूप से वो वर्षा के कारण ही आती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए कितना बार पूछा गया। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, अगर इनमें सभी ऑप्शन रहता तो ही मारते, लेकिन कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण इनमें तीनों में से क्या है? क्या इनमें से कोई नहीं है? तो जल की अधिकता नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जल अधिक होने से जरूरी नहीं है कि बाढ़ आ ही जाए। नदियों के तल में अवसाद का जमाव, मान लीजिए नदी के तल में अवसाद का जमाव हो गया तो जरूरी नहीं, लेकिन सबसे अधिक जो बाढ़ आती है वो किसके कारण? तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो अधिक बाढ़ आती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934। देखिए कुछ कुछ डेट रहेगा उसे हम अच्छे से लिख लेंगे। अभी जो एक डेट था उसे अगर लिखना चाहे तो 26 दिसंबर 2004 था। क्या था? 26 दिसंबर 2004। क्या हुआ था? सुनामी आया था। क्या हुआ था? सुनामी आया था। कहाँ आया था सुनामी? तो बंगाल की खाड़ी में आया था सुनामी आया था। और कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इस प्रकार हम कुछ कुछ बातें याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में आया था, क्योंकि डेट याद करने में आपको दिक्कत होगी तो इसे हम लिख के भी याद कर लेंगे। अगर कहेगा विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो विनाशकारी
भूकंप कब आया था? तो विनाशकारी जो भूकंप है वो 1934 में आया था। 1900 कितना में आया था? 1934 में आया था विनाशकारी भूकंप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धीरे धीरे। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ अभी है, बाढ़। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अच्छे समझिएगा, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो पी तरंग जो है प्राइमरी, तो इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। वो पृथ्वी पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। कहेगा पृथ्वी पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो पृथ्वी पर पी प्रकार की जो तरंग है प्राथमिक तरंग है, जो पृथ्वी पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। अच्छे से याद रखना है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसे पी तरंग भी कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब देखिए, आतंकवाद मानव से फैलेगा, मानव जनित हो गया। आतंकवाद किससे? मानव द्वारा ही फैलता है, ठीक है। रेल दुर्घटना मानव द्वारा ही होगा। सुनामी, सांप्रदायिक दंगा भी मानव द्वारा होगा। और कह रहा है मानव जनित नहीं है, तो आपको ध्यान के रखना है सुनामी। आंसर क्या होगा? क्योंकि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या बोले? जापानी भाषा का शब्द है। और दूसरा बात क्या याद रखना है, जो सुनामी होता है वो समुद्र के तले में आए कंपन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन को हम लिखते चलेंगे, क्योंकि जिसे ध्यान रखने में दिक्कत होगी उसे लिखते चलेंगे। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग, पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो भूकंपीय तरंग जो है पी तरंग, क्या बोलते हैं इसे? पी तरंग, या इसको कहते हैं प्राथमिक तरंग। क्या बोलते हैं? पी का मतलब क्या है? प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग। अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूस्खलन क्या होता है? समझिएगा, भूस्खलन जब भूकंप आती है, और क्या होता है? जब भूकंप आती है और पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है। क्या बोले? जब भूकंप आती है तो कहीं कहीं देखे होंगे पृथ्वी फट जाती है। या एक चीज़ देखे होंगे कि जो ढलान वाला स्थान होता है, पहाड़ जो होता है, ढह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन। भूस्खलन के लिए दो चीज़ याद रखिएगा। जब भी कहेगा भूस्खलन, तो आपको याद रखना है जब भी भूकंप आती है, यानी भूकंप आने से जमीन में दरारें पड़ जाना, या ढलान वाला क्षेत्र का ढह जाना, कौन सा कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो है वो ढह जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ नीचे रोड पर आ गए, इसे क्या कहेंगे? भूस्खलन कहेंगे। तो याद रखना है, भूस्खलन जब भूकंप आने से जमीन में दरारें पड़ जाती है, ढलान वाला क्षेत्र नीचे आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? भूस्खलन। ये भी क्या है? भूकंप आने से हो रहा है, तो प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आगे कह रहा है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है? यानी सबसे अधिक जो भूकंप है वो कहाँ आता है? तो सबसे अधिक भूकंप आपको याद रखना है देहरादून, क्योंकि उत्तराखंड संवेदनशील क्षेत्र है। उत्तराखंड में ही देहरादून पड़ता है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड तरफ, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल की तरफ भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, सुनते भी आते होंगे। तो उत्तराखंड नेपाल के सटा हुआ है। उत्तराखंड क्या है? नेपाल के सटा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भूकंप और भूस्खलन बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको याद रखना है जो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है वो क्या है? देहरादून। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाढ़ के कारण लोगों को
निम्न में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो आपको पता है बाढ़ के कारण लोगों को ऊंचे स्थान पर चला जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाढ़ का कोई खतरा नहीं होता है। ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, जहाँ उसे स्थान पर रह जाए उसे स्थान पर रह जाएंगे तो गांव के बाहर चले जाएं, जरूरी नहीं गांव के बाहर ऊंचा स्थान है, खेत में चला जाना चाहिए नहीं। क्या अति बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चला जाना चाहिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अभी बताए थे। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना है, और ये कौन जापानी भाषा का शब्द है। क्या बोले थे? देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण, सुनामी जब बताए थे तो वहाँ लिख दिए थे हम। सुनामी समुद्र के तले में उत्पन्न कंपन के कारण सुनामी आता है, जापानी भाषा का शब्द है। दोनों बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कारण कौन सा मानव जनित आपदा है? तो हम देख चुके हैं, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है। आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा है। अगला देखिए, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो आपदा प्रबंधन कौन कौन करता है? स्थानीय प्रशासन करता है, यानी पुलिस। और मान लीजिए कि आपदा आ जाती है, आपदा आने का मतलब बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में हमको राहत कौन देता है? तो स्थानीय प्रशासन देता है क्या? हाँ। गांव में मोहल्ले के लोग देते, मदद करते हैं क्या? हाँ। स्वयं सेवी संगठन मदद करते हैं। स्वयं सेवी संगठन क्या होता है? जो पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। देखिए, कुछ गांव में कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो पैसा के लिए नहीं काम करते हैं, लेकिन सभी का हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं स्वयं सेवी संगठन। अपना भी हेल्प करना है, दूसरों को भी हेल्प करना है, उसे स्वयं सेवी संगठन कहते हैं। तो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? मकान में, मान लीजिए मकान में आग लग गया, उस स्थिति में क्या करनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, कह रहा है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी आग बुझाने वाले को बुलाना चाहिए। ठीक है। दरवाजे एवं खिड़कियां को बंद करना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं। आग बुझाने का इंतजार, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, ऐसा तो नहीं। ये क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब समझिए अच्छे से। कह रहा है मकान में आग लग गया, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ये तो सही है कि उसको फ़ोन करना चाहिए। दूसरा, दरवाजे में खिड़कियाँ बंद कर देनी चाहिए। अगर आग लग गया, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देंगे तो अगर अंदर आदमी रहेगा तो घुट के मर जाएगा, दिक्कत हो सकता है। क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकता है। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आग बुझने का अंतर है, आग बुझेगा थोड़ा, आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें से कोई, जब आंसर आ गया तो इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा? यानी अग्निशामक को पहले तो आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं बुझे तो अग्निशामक को कॉल करनी चाहिए। अग्निशामक मैंने आग बुझाने वाला। अगला है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग, पहले समझिए इंफ्रारेड कैमरा होता क्या है। इंफ्रारेड कैमरा, अगर कोई व्यक्ति मलबा से दब गया, मलबा का मतलब जो मकान होता है उसके गिरने से जो ईंट पत्थर मिट्टी या जमा होता है, उससे अगर कोई ढक गया, उससे बचे लोगों को पता लगा, उसमें अगर दबे लोग हैं उससे पता लगाने के लिए क्या करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग कब करते हैं? मलबे से दबे लोगों का, मलबे से दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। सोचिए, मलबे से दबेगा यानी भवन आर कब गिरेगा? तो भवन आर कब? बाढ़ में तो नहीं, सुखाड़ में नहीं गिरेगा। किस में गिरेगा? हमारा भूकंप में गिरेगा। तो इंफ्रारेड कैमरा याद रखना है, मलबे से दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। मलबा क्या होता है? मलबा जब घर ढह जाता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं, मिट्टी, ईंटा या धूल कण, ये सब के टुकड़े को क्या कहते हैं? मलबा कहते हैं। आगे, सूखे के लिए कौन कारक उत्तरदायी है? तो वर्षा की कमी, हाँ। भूकंप सूखा के लिए नहीं उत्तरदायी है, बाढ़ नहीं उत्तरदायी है, ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं। तो सूखा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? वर्षा की कमी। सूखा कब पड़ेगा? जब वर्षा कम मात्रा में होगी तो क्या पड़ेगा? सुखाड़ हो जाएगा। अगला देखिए, कारण निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग कौन सा है? संचार, जिससे हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना मैसेज कर सकते हैं। तो समाचार पत्र, हाँ, समाचार पत्र संचार सेवाओं का क्या अंग है?
टेलीफोन से हम भी संचार एक दूसरे से माध्यम संचार क्या करते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। टेलीविज़न संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवा का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। मान लीजिए कहीं कुछ हुआ, मान लीजिए प्रशांत महासागर में कुछ सुनामी आ रहा है, तो सुनामी हमें कैसे पता लगता है, तो संचार सेवा का मतलब वो हुआ। तो समाचार पत्रों द्वारा पता लगता है, टेलीविज़न द्वारा पता लगता है, टेलीफोन द्वारा पता लगता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कौन सा है, तो अभी बताएं। जहाँ पहाड़ होगा, भूस्खलन का मतलब दो चीज़ है कि भूकंप के कारण समतल जमीन में दरार पड़ जाना या ढलान वाले क्षेत्रों का ढह जाना, उसे क्या कहते हैं, भूस्खलन। और सबसे ज़्यादा भूस्खलन या भूकंप क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड में बताए थे देहरादून है, और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पहाड़ ज़्यादा है, ढलान वाला क्षेत्र ज़्यादा है, इसके कारण ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, जमीनें ढहेगी। कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो अभी बताएं। बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, गंगा नदी निकलती है, उत्तरी क्षेत्र जो बाढ़ आता है, दक्षिणी क्षेत्र सूखाड़ आता है। तो सूखा प्रवण कौन सा है, तो दक्षिणी क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र। देखिए दक्षिण बिहार जो है सूखा प्रवण क्षेत्र है। कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है, देखिए आग लगना प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक, बम विस्फोट रासायनिक। आग लगना मानव से भी आग लग सकता है, बम विस्फोट बम तो आदमी फोड़ेगा, रासायनिक दुर्घटना रसायन का प्रयोग। रसायन का प्रयोग का मतलब कोई युद्ध हो रहा है, उसमें रसायन का छिड़काव करती हैं जिससे चमड़ा जलने लगा, उसे कहते हैं रसायन का प्रयोग। क्या भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, कन्फर्म रूप से जानते हैं भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। दूसरा आगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, दो चीज़ है। एक होता है जहाँ भूकंप का जन्म होता है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। और जहाँ पृथ्वी पर पहली बार अनुभव होता है, इसके सीधे में पृथ्वी पर पहली बार जहाँ अनुभव हुआ उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। समझिए दोनों का परिभाषा। जहाँ कहेगा वह केंद्र जहाँ भूकंप का जन्म होता है, भूकंप केंद्र कहलाता है, और वह केंद्र जहाँ पृथ्वी पर पहली बार अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या बोले, परिभाषा दोनों बोले। एक तो भूकंप केंद्र, जहाँ भूकंप का जन्म होता है, जहाँ भूकंप का जन्म होता है, जन्म होता है, क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है। अधिकेंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र भूकंप केंद्र के अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोले भूकंप का केंद्र के सीधा पृथ्वी पर वह बिंदु, भूकंप केंद्र के सीधे पृथ्वी पर वह बिंदु, पृथ्वी पर वह बिंदु जहाँ पहली बार भूकंप का अनुभव होता है, जहाँ पहली बार भूकंप का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कारण भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर माने सामने पृथ्वी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र का किसे कहते हैं, तो भूकंप केंद्र याद रखना है जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला है सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग संसाधनों की खोज के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो है पृथ्वी में कौन कौन से संसाधन है, तो इसका प्रयोग के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संसाधनों के प्रयोग के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं, तो सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसका आंसर मन अंग्रेजी है, तो ध्यान रखना है, यानी इस बात को ध्यान आपको रखना है कि संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं, तो खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह अंग्रेजी में बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट,
रिमोट सेंसिंग SEN सेंसिंग सैटेलाइट, जैसे TLLIT का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा संसाधनों को खोज के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं, तो सुदूर संवेदी उपग्रह। मलबे से दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, किस कैमरा का, तो ऊपर बताया था इंफ्रारेड कैमरा। तो आपको ध्यान रखना है। सुनामी किस स्थान पर आता है? देखिए सुनामी कहाँ आता है? सुनामी तो आता है समुद्र में आता है, यानी समुद्र के तली में उत्पन्न कंपन को भी सुनामी कहा जाता है। सुखाड़ का कारण क्या है? देखिए सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव है, मिट्टी की क्षय है, मिट्टी का नमी का अभाव है, मिट्टी की लवणता है। जल का अभाव सुखाड़ का कारण हो सकता है, मिट्टी में नमी की कमी हो सकता है, लेकिन मिट्टी में नमी की कमी उतना बड़ा कारण नहीं है। मिट्टी की लवणता से सुखाड़ का कोई, मिट्टी का क्षय, मिट्टी को खत्म होने, क्षय का मतलब मिट्टी का बर्बाद होना, मिट्टी का उड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, उसे मिट्टी का क्षय का तेज से भी सुखाड़ का ज़्यादा कारण नहीं है। मिट्टी के नमी का अभाव, मिट्टी अगर नम नहीं रहेगा तो सुखाड़ होगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होगी। तो सबसे सही आंसर क्या होगा? जल का अभाव, यानी जल नहीं रहेगा, पानी वर्षा नहीं होगी तो सुखाड़ आ जाएगा। जल का अभाव इसका सही आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता है। बाढ़ का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो क्या वो जल की अधिकता है। नदी तल पर मलबे का निक्षेप है। वर्षा की अधिकता, अभी बोल रहे थे ऊपर में कि अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो हमारा वर्षा की अधिकता सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनमें सभी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। बाढ़ का प्रमुख कारण सभी है। जल की अधिकता, जल अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो भी बाढ़ आ जाएगा। नदी तल पर मलबे का निक्षेपण, ये भी बाढ़ के प्रमुख कारण है। वर्षा की अधिकता भी बाढ़ का प्रमुख कारण है। इनमें से सभी आ गए तो मार दिए। मान लीजिए लेकिन तीनों रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता, तो वर्षा की अधिकता यानी वर्षा सबसे अधिक जो बाढ़ आता है वो वर्षा के कारण आता है। इसलिए ये क्वेश्चन में सी ऑप्शन लगा दिया गया, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। अगला देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों की निर्माण कहाँ होना चाहिए? सुनामी कहाँ आता है? अभी बोले समुद्र के आसपास, समुद्र के तट के आसपास आएगा, तो कहाँ होना चाहिए मकान का निर्माण? सागर के निकट होनी चाहिए? नहीं, सागर से निकट रहेगा तो सुनामी की चपेट में आता रहेगा। सागर के तट से दूर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सागर के तट से दूर। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ किस देश में आता है? क्वेश्चन ए पूछ रहा है। सर्वाधिक जो बाढ़ है किस देश में आता है? क्वेश्चन ए पूछ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में एक सिंधु नदी जाती है तो यहाँ सर्वाधिक बाढ़ नहीं आएगा। ईरान नहीं। बांग्लादेश में क्या होता है? बहुत सारी नदियाँ जो भी जाती है, जैसे मान लीजिए भारत से गई गंगा, यमुना जो है गंगा जाती है, तो बांग्लादेश में ही अंतिम जा गिरती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं बांग्लादेश में गिरती है, तो बांग्लादेश में बाढ़ आने का सबसे अधिक कारण है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, वहीं बांग्लादेश है, तो आसपास जहाँ नदी गिरेगी यानी जहाँ नदी का अंतिम छोर होगा वहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए, अभी बताया था, संसाधनों की खोज के लिए किस ग्रह का प्रयोग करते हैं? किस उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं? तो आंसर क्या है? बी। आगे देखिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो हमेशा याद रखना है, भूकंप से बचने के लिए भवनों की आकृति जो होनी चाहिए, भूकंप से बचने के लिए भूकंप के लिए भवनों की आकृति जो होनी चाहिए, भवनों की आकृति वो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। देखिए, दो चीज़ याद है, आयताकार। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? आयताकार। लेकिन कहेगा क्वेश्चन ए भी आ सकता है कि भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए उसके जो है नींव में क्या देना चाहिए? तो बालू दे देना चाहिए, क्योंकि बालू के कारण क्या होगा? दीवार तो थोड़ा हिल भी सकता है लेकिन दीवार गिरेगा नहीं, तो नींव में थोड़ा बालू दे देना चाहिए। ये बात को ध्यान रखना है। अगला देखिए, तो आंसर इसका क्या होगा? आयताकार होगा। कह रहा संचार का सबसे लोकप्रिय
माध्यम क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है अपने क्या है? मोबाइल फ़ोन है। आपको सबको पता है। सार्वजनिक टेलीविज़न सार्वजनिक टेलीविज़न जहाँ सब टेलीविज़न देख सके, अभी तो सबसे लोकप्रिय साधन नहीं है। वॉकी टॉकी लोकप्रिय साधन नहीं, रेडियो लोकप्रिय साधन नहीं है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय साधन है वो क्या है? तो मोबाइल है सबसे ज़्यादा संचार के लिए लोकप्रिय। कोई भी सूचना प्राप्त करना है मोबाइल के द्वारा तुरंत कर सकते हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए अभी कौन कैमरा बताए थे? इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ लिखे थे इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर कंसेप्ट के साथ आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वो कह रहा है कि कच्छ जो प्रदेश है, कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। भारत का शायद सबसे बड़ा जिला क्या है? कच्छ ही है। तो कच्छ जो प्रदेश है किस भूकंपीय पट्टी से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कच्छ प्रदेश जो है 5 भूकंपीय पट्टी नंबर जोन 5 से रिलेटेड है। जोन 5 क्या होता है? जोन 5 जहाँ अधिक भूकंप आ सकता है उसे जोन में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, अगर बिहार के मानचित्र में देखिएगा तो बिहार के मानचित्र में इस प्रकार कुछ जोन डिवाइडर है। यहाँ जो है जोन 5 है। जोन 5 बिहार में 3 जोन है भूकंप के लिए। तो जोन 5 क्या कहाँ है? ऊपर नेपाल का सटा हुआ ये क्या है? जोन 5 है। तो उसके बाद इस एरिया में जोन 4 है। उसके बाद इस एरिया में जोन 3 है। तो ध्यान रखना है, बिहार में सबसे अधिक भूकंप कहाँ जाए? नेपाल के क्षेत्र में आएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो कच्छ का जो प्रदेश है वो किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जोन 5 में आता है। आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहा है भूकंप का सबसे सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो भूकंप में सबसे जो अधिक विनाशकारी तरंग है वो यल तरंग है। कौन सा तरंग है? यल तरंग है। अच्छे से 2 बात ध्यान रखिएगा। कहेगा कौन सा तरंग भूकंप के बाद किस तरंग का अनुभव होता है? सबसे पहले तो पी तरंग है। सबसे विनाशकारी तरंग क्या है? यल तरंग है। तो भूकंप से 2 चीज़ याद रखिएगा। भूकंप के लिए तरंग के बारे में, भूकंपीय तरंग के बारे में कहेगा सबसे अधिक पहले जो अनुभव होता है, सबसे पहले अनुभव किस तरंग का होता है? सबसे पहले जो है अनुभव किस तरंग का होता है? तो कहे थे ऊपर जो आया था प्राथमिक तरंग या पी तरंग। लेकिन कहेगा सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? विनाशकारी तरंग तो कौन सा है? सबसे अधिक विनाशकारी तरंग यल तरंग है। यल तरंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है? कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, लिख दीजिए। प्राकृतिक बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं। महामारी क्या होता है? रोग का बड़े पैमाने पर फैल जाना महामारी है। तो ये आदमी के स्वच्छता में कमी के कारण उत्पन्न होगी, इसलिए इसे मानव जनित आपदा कहा जा सकता है। देखिए, कह रहा है 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना हुआ था? तो 1934 में ऊपर देखे 1934 में क्या हो आया था? देखिए 1934 में भयंकर भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप आया था। तो 2 डेट रखे थे। डेट भी अगर याद करेंगे तो 26 दिसंबर 2004 को कहीं था सुनामी आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। सुनामी आया था, कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। उसके बाद देखे कि एक डेटा 1934 है। 1934 है। तो 1934 में आपको ये ध्यान रखना है क्या हुआ था? तो 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था। विनाशकारी भूकंप आया था। तो विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आपको ध्यान रखना है। पूछेगा 1934 में क्या आया था या पूछेगा विनाशकारी भूकंप बिहार के क्षेत्र में कब आया था? तो कब आया था? तो बिहार के क्षेत्र में 1934 में आया था। कृषि सुखाड़ है। कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? देखिए, का जल के अभाव में हो सकता है, मिट्टी के क्षय के कारण नहीं, मिट्टी के लवणता के कारण नहीं, चट्टानों में छिड़काव के कारण नहीं। तो सुखाड़ किसके कारण होगा?
जल के अभाव के कारण कृषि में सुखाड़ होगा। आगे बढ़िए। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप जो है प्रकृति द्वारा आता है, आतंकवाद आदमी द्वारा। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद किसी एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी का मर्डर कर देना, ये आतंकवाद है। अगला देखिए, कह रहा है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें अभी बताया था, भूकंपीय केंद्र से उत्पन्न होती है। क्या होता है ये देखिए, फिगर अगर देखिएगा तो अच्छे से आपको उसको कहते हैं भूकंपीय केंद्र से उत्पन्न होना। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न? भूकंपीय। और पहला वाला क्या होता है? अधिक केंद्र पर होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? अधिक केंद्र पर तो नहीं होती है, तो केंद्र पर इसको लिखना चाहिए पूरा, भूकंपीय केंद्र पर। भूकंप केंद्र या भूकंपीय केंद्र पर उत्पन्न होते हैं। भूकंप केंद्र या केंद्र ही लिखा है, तो इसे हम भूकंपीय केंद्र समझ के आंसर करेंगे। अगला क्या है? निम्न में से भूकंपीय तरंग मापन यंत्र है। तो भूकंप देख, ये दो यंत्र है, अच्छा से देखिएगा। एक है सिस्मोग्राफ, एक क्या है? सिस्मोग्राफ, और दूसरा है रिएक्टर स्केल। तो भूकंपीय तरंग मापन यंत्र का है सिस्मोग्राफ। दोनों का अंतर समझ लीजिए। एक कहेगा सिस्मोग्राफ, कहेगा भूकंपीय तरंग मापन यंत्र। कौन सा है? भूकंपीय तरंग मापन यंत्र कौन सा है? तो कहेंगे सिस्मोग्राफ। एक है रिएक्टर स्केल। क्या है? रिएक्टर स्केल। ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र है। क्या है? भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र है। तीव्रता मापी यंत्र मतलब कितना तेज भूकंप आया। भूकंप आया कि नहीं ये बताएगा सिस्मोग्राफ, क्योंकि भूकंप की तरंगें माप लेगा। लेकिन कितना तेज भूकंप आया, 5 रिएक्टर पैमाने पर आया, 2 रिएक्टर पैमाना पर आया, कितना तेज आया, कितना स्लो आया, इसे नापने के लिए कौन सा है? रिएक्टर स्केल। तो कहेगा भूकंप की तीव्रता, तो मानना रिएक्टर स्केल। और कहेगा भूकंपीय तरंग या भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है सिस्मोग्राफ। अच्छे से ध्यान ये बात को रखना है। तो यहाँ का रहा है ऑप्शन ही नहीं है रिएक्टर स्केल, तो दिक्कत नहीं होगा। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर जानते होंगे, दाब मापी यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। बैरोमीटर क्या होता है? दाब मापी यंत्र। वायु दाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायु दाब मापी यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में कौन सा भूकंप एवं सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? बलित पर्वत का क्षेत्र, भूपटलीय दरार का क्षेत्र, महासागरीय गर्त का क्षेत्र, या इनमें सभी। तो हमको याद रखना है बलित पठार का मतलब फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जैसे हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है, तो हिमालय के क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहता है। भूपटलीय दरार का क्षेत्र, जहाँ दरार उत्पन्न हुआ, तो बताएं भूकंप के कारण उत्पन्न होगा, तो वहाँ भी भूकंप हमेशा। महासागरीय गर्त, महासागर में गर्त हो गया, गर्त का मतलब गड्ढा पड़ गया, तो भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ होगा। तो तीनों में भूकंप आते रहता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना रास्ता बदलते रहती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में बाढ़ आता है और बहुत अधिक मात्रा में जनधन की हानि करता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किस बिहार की नदियाँ होगी? जब बाढ़ आ रहा है तो उत्तर बिहार की नदियाँ होगी। तो पूछ सकता है जो कोसी है किस बिहार की नदियाँ? तो उत्तर बिहार की नदियाँ। उसी प्रकार बंगाल का शोक कहेगा, अगर बंगाल का शोक कहेगा, बंगाल का शोक, जैसे बिहार का शोक क्या है? कोसी है, तो बंगाल का शोक क्या है? दामोदर है। दामोदर घाटी को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अच्छे से समझिए। कार्यान्वित का कौन सा भाग बाढ़ प्रवण
बिहार का कौन सा भाग बाढ़ प्रवण है, यानी बाढ़ ज़्यादा आता है तो बाढ़ उत्तरी बिहार में आएगा, दक्षिणी बिहार में, उत्तरी बिहार में बोल में बाढ़ आएगा, दक्षिणी बिहार में क्या आ जाएगा सुखाड़ आएगा। तो बाढ़ प्रवण कौन सा है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार कौन सा आंसर होगा ए। अगला कह रहा है गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो याद रखना है गुजरात में जो है भयंकर भूकंप जो है वो कब आया था 2001 में आया था। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था 2001। दो चीज़, अब भूकंप से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए, कब कब आया था, भूकंप कब आया था, तो कहेगा बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था, तो 1934 में। कब 1934 में। लेकिन गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था 2001। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था 2001। रिलेट करके चीज़ों को पढ़िएगा तो याद करने में आपको आसानी होगी। आगे बढ़िए। रिएक्टर पैमाना के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी गुना हो जाती है। जैसे रिएक्टर पैमाना 4 है, उसके बाद रिएक्टर पैमाना अगला और 5, तो मान लीजिए जो भूकंप की तीव्रता है 10 गुनी बढ़ जाती है। कितने गुने, एक रिएक्टर पैमाना पर एक का मान बढ़ने से भूकंप की तीव्रता 10 गुनी बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कितने गुनी बढ़ जाती है, 10 गुनी बढ़ जाती है। रिएक्टर पैमाना क्या होता है, रिएक्टर बोले एक सेस्मोग्राफ होता है, एक रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। तो तीव्रता अगर एक मान बढ़ गए, जैसे मान लीजिए एक बार भूकंप आया 4 रिएक्टर स्केल पर, अगला बार आया 5 रिएक्टर स्केल पर, तो कितना अधिक भूकंप आया, तो 10 गुना ज़्यादा, एक का मान बढ़ने पर 10 गुना ज़्यादा भूकंप का प्रभाव होता है। कह रहा है बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो अभी बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था 1934 में, और गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया 2001 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। चक्रवातीय तूफान क्या होता है, चक्रवात जो क्या होता है, मान लीजिए समुद्र के लहरों में इस प्रकार का समुद्र की लहरें उत्पन्न होती है, ऊपर जाती है, और जब क्या होता है, जब सतह पर बहुत ज़्यादा पानी फेंकती है, इसके कारण बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है, उसे कहते हैं चक्रवातीय तूफान। चक्रवातीय तूफान का मतलब यानी समुद्र में क्या होता है, आसपास ऐसे ऐसे करके जल उमड़ता है और किसी सतह पर फेंकता है, तो आपको याद रखना है इसे क्या कहते हैं चक्रवातीय तूफान। सबसे अधिक प्रभावित कौन सा है, तो हमेशा सुनते रहते होंगे कि उड़ीसा में चक्रवातीय तूफान आ गए। क्यों उड़ीसा, बिहार में समुद्र तो आसपास है नहीं, तो बिहार में आ नहीं सकता, झारखंड के आसपास समुद्र में है, मध्य प्रदेश के भी आसपास समुद्र नहीं है, तो आंसर इसमें क्या होगा उड़ीसा है चक्रवातीय तूफान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगर ये क्वेश्चन आप मैप थोड़ा जानिए उड़ीसा कहाँ है, तो उड़ीसा लगभग इस क्षेत्र में है, तो समुद्र के निकट है, इसलिए यहाँ क्या आएगा चक्रवातीय तूफान आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। लाइफ जैकेट प्राथमिक उपचार का उपकरण है क्या, रस्सी, अग्निशामक यंत्र, बैंडेज या टेप। जब प्राथमिक उपचार करते हैं तो बैंडेज और टेप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई गिर गया तो उसे क्या करते हैं, तुरंत वहाँ पे कुछ मलहम लगाते हैं, बैंडेज पट्टी टेप करते हैं। तो ये बैंडेज और पट्टी टेप सभी स्कूल में होता है, जो प्राथमिक उपचार का उपकरण है हमारे पास। आसबंद बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो विश्व का सबसे बड़ा बांध आसबंद बांध विश्व की सबसे लंबी नदी पर नील नदी पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वो क्या है, आसवान बांध है, आसवान बांध ही है। किस नदी पर बना हुआ है, तो किस नदी पर बना हुआ है, नील नदी पर बना हुआ है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी पर बना हुआ है। और कहेगा विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, यह विश्व की सबकी लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए कह रहा है क्वेश्चन आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ, तो आपको याद रखना है नील नदी। रिएक्टर पैमाना का उपयोग किसके लिए होता है, तो अभी बताया भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित होती है, अब समझिए पूर्वी बिहार। ये मान लीजिए ये हमारा बिहार का क्षेत्र है, तो इस प्रकार है। तो पूर्वी बिहार यहाँ के संगम है, यहाँ बाढ़ सबसे ज़्यादा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ चाय की खेती होती है। पहाड़ है और पहाड़ जहाँ वर्षा अधिक होगी और ढलान होगी वहाँ चाय की खेती होगी। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है
वो कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। किशनगंज पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र किस के लिए घर्षित हम मान सकते हैं? बाढ़ के लिए घर्षित क्षेत्र मान सकते हैं। उत्तरी या पूर्वी क्षेत्र कहेगा तो बाढ़ के लिए। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कभी बताएं किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। महासागरीय तल में उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं? समुद्र में उत्पन्न कंपन को भी बताए थे, सुनामी कहते हैं। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। अगर आप इतना अच्छे से कंसेप्ट के साथ इतना कर लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपदा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी सीखे और सभी को फैक्ट को भी याद कर लिए। अगर आपको एक फैक्ट याद रखना है, जो बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था, तो आपको याद रखना है सूखा जो पड़ा था 1968 में भयंकर सूखा बिहार में पड़ा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा से डेट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। बिहार में भूकंप कब आया था? तो 1934 में। बिहार में सूखा कब पड़ा था? 67 में। गुजरात में भूकंप कब आया था? 2001 में। और जो बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आई थी कब आई थी? 26 दिसंबर याद रखना है, क्योंकि उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए हम याद रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इस प्रकार का वीडियो रोज़ चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसमें क्या सुधार कर सकते हैं सभी विषय में, आप ये भी कमेंट में सुझाव बताएं। आपको इस प्रकार कंसेप्ट के साथ ही वीडियो पढ़ना है क्या, या कंसेप्ट को छोड़ देना है, कल टिक मारे वाला वीडियो पढ़ना है, इसका सुझाव भी आप देते चलें। और इस वीडियो को आप रेगुलरिटी के साथ करें, ताकि आपका हम तैयारी जो करा सके पूरे 250 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें कम से कम 240-230 नंबर तो आसानी से आपको आ जाए, क्योंकि जो पूरा ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे वो कंसेप्ट के साथ ही कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।